कल हमने बच्चों पढ़ा था, हम कल पढ़ रहे थे नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी भारत में राष्ट्रवाद। तो कल हमने स्टार्ट किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो मैंने आपको बताया था सविनय अवज्ञा आंदोलन का मीनिंग बता दिया था। सविनय विद रिस्पेक्ट, हम किस तरीके से डिसोबे, यानी उनका जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको बड़ी रिस्पेक्टफुली कैसे हम तोड़ते हैं, ये इसका मतलब है। ये गांधी जी ने स्टार्ट किया था, ये मैंने आपको बताया। तो और साथ में ये भी मैंने आपको बताया कि गांधी जी ने जब देखा कि बीच में असहयोग आंदोलन के बाद कुछ समय तक भारत में कोई राजनीतिक हलचल नहीं रही, तो उन्होंने कहा कि एक बड़ा सा जन आंदोलन आरंभ करना चाहिए। तो उन्होंने 1930 में उस समय हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति वगैरह नहीं होते थे। ये शासन जो चलता था बेटा, वो चलता था ब्रिटेन की संसद के द्वारा। ये मैंने आपको बता दिया था। 1857 के बाद कुछ चेंजेस किए गए थे। जो पहले ईस्ट इंडिया का यहाँ पर शासन करती थी, उसके स्थान पर ये शासन, भारत का शासन महारानी जो इंग्लैंड की महारानी थी उनके अधीन हो गया। तो वहां से वायसराय नियुक्त किए जाते थे और वो यहाँ का शासन चलाते थे, ठीक है, अंग्रेजी होते थे। तो 1930 में भारत का जो वायसराय था कौन था, बोलो? इरविन। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है बार कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वायसराय के शासनकाल में किया गया था, यह सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वायसराय के समय पर आरंभ किया गया था? कितना क्लियर? तो 1930 में महात्मा गांधी ने 11 मांगों का एक लेटर यानी एक पत्र, प्रार्थना पत्र इनके पास भेजा। किनके पास भेजा? वायसराय इरविन। अब ये 11 मांगे क्या क्या थी? इन 11 मांगों में किसानों से संबंधित मांगे थी, उद्योगपतियों के से संबंधित मांगे थी, ठीक है, और मजदूरों के संबंधित जितने भी वर्ग हैं समाज के सभी वर्गों से संबंधित, सभी वर्गों से संबंधित मांगे थी। इसके पीछे उद्देश्य क्या था महात्मा गांधी का? यानी कि इसके पीछे इन 11 मांगों को जो उन्होंने चुना, ऐसी 11 मांगे थी जो समाज के किसी न किसी वर्ग से जुड़ी हुई थी। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य उनका ये था कि समाज के सभी लोग इस आंदोलन में शामिल हो। आप सोच लो कि उन्होंने इस 11 मांगे ऐसी चुनी होती जो केवल उद्योगपति से रिलेटेड होती, तो फिर क्या होता बेटा? उद्योगपति ही इस आंदोलन में जुड़ते, किसानों को नहीं ले की मांगे नहीं होती, लगान कम करना है ना, भूमि कर कम करना और वेबसाइट फसलों को कम करना, ये मांगे भी इन्होंने रखी। तो किसान अगर ये नहीं रखते ऐसी मांग किसान से रिलेटेड, तो किसान शामिल नहीं होते, ठीक है। इन्होंने सभी वर्गों को देखकर ऐसी 11 मांगे, ऐसी 11 डिमांड का एक लेटर तैयार किया जिसमें समाज के सभी वर्ग जुड़े हुए थे, क्योंकि वो चाहते थे समाज के सभी लोग इस आंदोलन में शामिल हो। ठीक, उन्होंने ये लेटर इरविन के पास भेज दिया और अल्टीमेट दे दिया कि 11 मार्च तक आप फैसला कीजिए कि इन मांगों को आप मानते हैं या नहीं मानते हैं। यदि आप नहीं मानेंगे तो हम क्या करेंगे बच्चों? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करेंगे। या तो हमारी मांगे मान लो, नहीं तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करेंगे। तो इरविन ने इन मांगों को
कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कोई जरूरत नहीं है, हमें कोई मांगे नहीं मांगनी है। तो फिर क्या हुआ कि गांधी जी ने अपने 78 वॉलंटियर्स या कार्यकर्ताओं के साथ, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई शामिल नहीं होता है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता सुनी होगी, एकला चलो एकला चलो, यानी पहले स्टार्टिंग तो करो। आप ये सोचे कि स्टार्टिंग से ही आपको सपोर्ट मिल जाएगा, तो कभी भी सपोर्ट नहीं मिलता है। स्टार्टिंग आपको ही करनी है। पहले आप अकेले चलेंगे, फिर 2 जोड़ेंगे, फिर 4 जोड़ेंगे और फिर एक भीड़ आपके साथ। लेकिन क्या होना चाहिए? आपका आग्रह, आपका उद्देश्य सच्चा होना चाहिए, है ना। ये बात गांधी जी ने कही, बोलिए कही या नहीं कही? यस मैम। हाँ, तो आप अकेले भी हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपका उद्देश्य सच्चा है और आप अकेले चलते हो तो लोग आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। तो स्टार्टिंग में उन्होंने केवल 78 कार्यकर्ता लिए और वो अपने साबरमती से जो आश्रम था वहां से उन्होंने यात्रा शुरू करी। एक गांव था तटीय गांव जानते? तटीय नहीं जानते? पहले बताओ। ये जो Yes, ma'am. तटीय यानी जो समुद्र के किनारे तट बोलते हैं ना, तो तटीय गांव था दांडी, ठीक है। वहां उनको जाना था और वहां जाकर उन्होंने जो उनका सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो कह सकते हो लक्ष्य था कि हमें अंग्रेजी शासन के सभी कानूनों को खत्म करना है, तोड़ना है, लेकिन कैसे? सविनय, उसे करना था। अब कौन सा कानून था ऐसा? एक कानून था नमक यात्रा, इसलिए इसको नमक यात्रा भी की जाती है। वो 11 मांगे तो थी, लेकिन सबसे बड़ी मांग थी नमक की। उन्होंने कहा कि देखिए, नमक में जो आपकी कंपनी को ही अधिकार मिला है कि पूरे भारत में नमक वही बनाएगी, ये बात गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप बनाते हो, आपका एक अधिकार मतलब मोनोपोली जानते हो कि जैसा आपके क्षेत्र में एक ही दुकान है परचून की, तो वो क्या करता है? अपने हिसाब से पैसे लेता है और कोई दुकान आने नहीं देता है। इसी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने का भी मोनोपोली थी केवल नमक बनाने की, एक अधिकार था उसका कि वो ही नमक बना सकती है, तो वो टैक्स लेती थी। जैसे कि मैंने कल बताया, नमक बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हो वस्तु है, आइटम है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। इसमें आपने ये क्वेश्चन भी किया है कि गांधी जी ने नमक को ही इसका मेन डिमांड क्यों रखी? क्योंकि इसमें अमीर भी जुड़ेगा, गरीब भी जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि नमक सभी के लिए सामान्य महत्व रखता है। तो उन्होंने बोला जो आपने नियम बनाया है, जो कानून बना रखा है कि नमक ईस्ट इंडिया कंपनी ही बनाएगी, उसे हम तोड़ेंगे। और कोई ऐसे हिंसा की तरह नहीं, ईमानदारी से और बिना हिंसा से आप हमसे कितना भी दमन चक्र चलाए, लेकिन हम नमक बनाएंगे। जब ये निकले तो यहां से यहाँ की रास्ता जो था 240 है ना माइल था। ये 10 माइल पर डे चलते थे, 10 माइल पर डे चलते थे। अब मैथ तो आपको आता ही है, जब 10 चलते हैं तो 224 कितने में खत्म करेंगे? कितने दिन में? 24। 10 मील चलते हैं तो कितने दिन में खत्म करेंगे? 24 24 डेज में खत्म करेंगे, ठीक है ना। तो 24 दिन में ये दांडी वाले स्थान पर पहुंचे और उन्होंने वहां पर पानी गर्म करके, समुद्र का पानी गर्म करके नमक बनाया और अंग्रेजी सरकार का जो कानून था उसे तोड़ा। इसी यात्रा को नमक यात्रा का नाम भी दिया जाता है या दांडी यात्रा का नाम दिया जाता है।
अब इस आंदोलन में 78 के स्टार्टिंग में हजारों जुड़ गए, लाखों लोग इनके साथ जुड़ गए, देश के हर जगह उनके साथ समर्थन में लोग आने लगे और इससे एक अलग से एक जन आंदोलन बन गया। ये साथ में क्या हुआ कि लोगों ने अंग्रेजी कानूनों को तोड़ना शुरू कर दिया, इस आंदोलन का यह प्रभाव पड़ा। और ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहे हैं ना बच्चे, अंग्रेजी कानूनों को तोड़ना शुरू कर दिया। साथ में उन्होंने क्या किया, जो अंग्रेजी संस्थान थी, नगर पालिकाएं, अदालतें, उनका बहिष्कार करना शुरू कर दिया, जैसे कि पहले असहयोग आंदोलन में किया था। अब लोगों ने असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन दोनों को आपस में मिलाना शुरू कर दिया। जगह जगह नमक बनाया जाने लगा, तो विदेशी वस्तुओं की होली जलाई जाने लगी और बहुत व्यापक रूप से आंदोलन शुरू हो गया। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या किया, दमन चक्र चलाया, लोगों को, राजनीतिक नेताओं को जेलों में भरना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, जब इन्होंने दमन चक्र चलाया तो कुछ जो इसमें शामिल थे, कुछ लोग जो इसमें शामिल थे, उन लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। हर कोई तो अहिंसा का पाठ नहीं अपना सकता ना, गांधी जी की तो बात अलग थी। कुछ लोगों को गुस्सा आया और उन्होंने जो सरकारी संस्थानें थी, इमारतें थी, उनको तोड़ना शुरू कर दिया और इस आंदोलन में हिंसा आने लगी। ऐसा हो जाता है, बोलिए, हो जाता है कि नहीं हो जाता है? यस मैम। यस मैम। हाँ, आंदोलन में भीड़ होती है, भीड़ में कुछ लोग तो गांधी जी के मूल मंत्र को मानते थे, जिन्होंने हिंसा का साथ नहीं दिया, लेकिन कुछ ऐसे भी थे सत्याग्रही जिन्होंने हिंसा अपनाई और लोगों का जो सरकारी संस्थानें थी उनको जलाना शुरू कर दिया। रेलवे स्टेशन, पुलिस चौकियां, नगर पालिका, इनको तोड़ना, जलाना शुरू कर दिया। तो अब गांधी जी को बड़ा दुख हुआ और गांधी जी ने 5 मार्च, ठीक है बच्चे, 5 मार्च 1931 में, कब? 5 मार्च 1931 में ये आंदोलन वापस ले लिया। उन्होंने कहा ये आंदोलन समाप्त किया जाता है। ठीक है, ये ऐसे आंदोलनों को वापस ले लेते थे ये, लेकिन ऐसा हम कह नहीं सकते, अपने अपने व्यक्तिगत विचार है। तो ये आंदोलन वापस ले लिया गया क्योंकि इसमें हिंसा हो गई थी। तो इस तरीके से आंदोलन शांत हो गया। दूसरी बात, इन्होंने जो इरविन थे उनके साथ एक समझौता कर लिया। ठीक है, इस समझौते के अंतर्गत उन्होंने दूसरी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। ठीक है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये शामिल होने के लिए तैयार हो गए और वहां ये इंग्लैंड चले गए इस कॉन्फ्रेंस में। जबकि इस आंदोलन से पहले ये कहा गया था कि हम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन बाद में 1931 में गांधी जी ने समझौते पर हस्ताक्षर किया और कहा कि हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जबकि कांग्रेसी इस बात को लेकर काफी नाराज भी रहे और उन्होंने मना भी किया, लेकिन उन्होंने, कांग्रेस जबकि इसका बहिष्कार कर चुकी थी, बाइकआउट कर चुकी थी, उन्होंने कहा था हम इस तरीके की किसी भी कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन गांधी जी ने ये समझौता साइन किया और वो इंग्लैंड गए। उन्होंने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस में ये इरविन को इस बात के लिए तैयार कर लेंगे जो उन्होंने कैदी, राजनीतिक कैदी जैसे जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल गफर, इन सबको जो जेलों में डाला है, इन सबको छुड़वा सके और अपनी बात मनवा सके। लेकिन गांधी जी को वहां पर असफलता प्राप्त हुई। कोई उनका जो उद्देश्य लेकर वो वहां गए तो वहां
हाँ, वहां पर उन्हें कोई भी सफलता नहीं मिली। अब आपको ये समझ में आ गया ये आंदोलन? बोलिए बच्चे। ओके, चलिए अब हम चलते हैं कि ये आंदोलन विभिन्न क्षेत्रों में लोगों ने कैसे कैसे लिया। विभिन्न क्षेत्र के लोगों ने इस आंदोलन के प्रति क्या व्यवहार रहा, कैसे उन्होंने लिया, कितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, इस बारे में हम जानेंगे। विभिन्न लोगों ने इसके लिए क्या क्या सोचा, ठीक, या जैसे कि आपका ये टॉपिक है, लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि गांव के संपन्न किसान समुदाय उसे गुजरात के पट्टीदार और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे। जो संपन्न परिवार के संपन्न किसान थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है, क्यों पार्टिसिपेट किया? क्योंकि अंग्रेज जो थे वो वेबसाइट यानी कॉमर्शियल क्रॉप, वेबसाइट में कॉमर्शियल क्रॉप को ज्यादा कहते थे उगाए। फूड क्रॉप्स है, जो हमारे खाने की क्रॉप्स है, उनको कम करते थे। और यही रीजन था कि भारत में उस समय बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। आपने पढ़ा होगा इसको, है ना? तो जो पट्टीदार थे गुजरात के, उन्होंने इस आंदोलन को इसलिए इसमें पार्टिसिपेट किया ताकि वो अंग्रेजों की इस बात का उल्लंघन कर सके, इसको फॉलो ना करे और जो कॉमर्शियल क्रॉप्स है उनको वो ना उगाएं। ठीक है, उसके बाद किसानों ने इस आंदोलन को ये सोचकर इसमें पार्टिसिपेट किया कि वो अंग्रेजों को कम लगान देंगे। ठीक है, जो लगान बहुत हाई है, उसका जो इंटरेस्ट है, रेट है, वो बहुत ज्यादा हाई है, तो उसको कम करेंगे। तो इसलिए किसान इसमें पार्टिसिपेट किए। ठीक है, दूसरा, गरीब किसान केवल लगान में कमी नहीं चाहते थे, उनमें से बहुत सारे किसान जो ये तो थे संपन्न किसान, अब गरीब किसान ने क्या किया? उसने क्यों पार्टिसिपेट किया? वो लगान कम करना चाहता था। दूसरा, जो एक किसान संपन्न किसान थे जिनको पट्टीदार भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था बच्चों? पट्टीदार। ये अपने पट्टे में जमीन का हिस्सा, टुकड़ा वो इन किसानों को दे देते थे। मेहनत ये करते थे, इनको बहुत कम उस उपज में से हिस्सा दिया जाता था, बड़ा हिस्सा ये पट्टीदार ले जाते थे। तो जो गरीब किसान थे वो क्या चाहते थे? इस आंदोलन के कारण उन्हें लगान कम देना पड़े और साथ में जिस पट्टे पे वो काम कर रहे हैं उनका स्वामित्व उन्हें मिल जाए। पट्टे पर उनका जो स्वामित्व है उन्हें उनका मालिक बना दिया जाए। इतने सालों से वो काम करते आ रहे हैं, उसका लगान देते आ रहे हैं, उसकी उपज पट्टेदारों को देते आ रहे हैं, तो वो उनको मिल जाए। समझ में आ गया? इसके बाद हम आते हैं व्यापारियों ने क्या किया। ये था आपका किसान के लिए। किसानों में क्लियर हो गया, संपन्न किसानों ने क्यों दिया? क्योंकि वो कमर्शियल क्रॉप नहीं उगाना चाहते थे। गरीब किसानों ने क्यों इस आंदोलन में भाग लिया? वो लगान कम करना चाहते थे और पट्टे का स्वामित्व प्राप्त करना चाहते थे। अब हम पढ़ेंगे दूसरा वर्ग, जिसको हम कहेंगे उद्योगपति। ठीक है, उद्योगपति। इन्होंने भी, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में एक बहुत अच्छी बात हुई। क्या हुई? कि सारा यूरोप तो उन्होंने भारी मुनाफा कमाया है। बेटा बोलिए। मैम, उद्योगपतियों ने भारी मुनाफा कमाया था। क्यों कमाया? कोई बता सकता है इनको इतना प्रॉफिट क्यों हुआ? कौन बताएगा? विदेश से आने वाली चीजें बंद हो गई थी और फिर गुड, वेरी गुड। वो भारत की चीजें ले रहे थे। हाँ, सबसे बड़ी बात ये थी, उद्योगपतियों को इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत प्रॉफिट हुआ। क्यों प्रॉफिट हुआ? क्यों मुनाफा हुआ? क्योंकि यूरोप की जो कंट्रीज थी वो तो युद्ध में लग गई। ठीक है, उनके जो उद्योग थे, कारखाने थे, वो सारे केवल उद्योग
युद्ध में लग गए और जो आवश्यक वस्तुएं थी उनका उत्पादन भारत करने लगा। उल्टा वो उन कंट्रीज को अपना माल निर्यात करने लगा। विदेशों में जहां जहां युद्ध थे वहां ये अपना सामान भेजने लगा। यहाँ तक कि युद्ध से संबंधित सामग्री भी भारत में बनने लगी, जैसे सैनिकों के जूते, है ना, वर्दियां, ये सारी चीजें भी यहाँ पर बनने लगी। और तीसरी बात क्या हुई कि बाहर से आने वाला सामान स्टॉक हो गया इंडिया में, लोग स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने लगे। तो जो हमारे स्वदेशी वस्तु प्रयोग करने से क्या हुआ बेटा कि यहाँ के लोग, जो यहाँ के उद्योगपति थे, उन्हें बहुत मुनाफा होने लगा। इतना क्लियर हो गया। अब जब मुनाफा ज्यादा होने लगा उद्योगपतियों के पास, तो धन ज्यादा होने लगेगा। प्रॉफिट से क्या होगा, धन ज्यादा होगा। तो इन्होंने एक अपना कह सकते हो एक ग्रुप बना लिया, जिसमें जीजी बिरला जैसे जाने माने उद्योगपति शामिल थे। ठीक, इन्होंने इस आंदोलन के द्वारा क्या कहा कि उपनिवेशिक सरकार का जो हस्तक्षेप है, उपनिवेशिक सरकार कौन सी हुई बेटा, अंग्रेजी सरकार, ब्रिटिश, इनका जो उद्योग में हस्तक्षेप है इसको कम किया जाए। इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया, एसोसिएशन बनाया, और उस ग्रुप में जो मुख्य थे वो जीजी बिरला थे। उन्होंने ये कहा कि इनका जो नियंत्रण है विदेशी सरकार का, औपनिवेशिक सरकार का जो नियंत्रण है, जो हस्तक्षेप है, वो कम किया जाए। इसलिए उन्होंने इस आंदोलन को सपोर्ट किया। अब आता है हमारा श्रमिक वर्ग। कौन सा वर्ग बच्चे, बोलिए, श्रमिक वर्ग। दो वर्ग हो गए ना, किसान वर्ग हो गया एक, अब श्रमिक वर्ग ने इस आंदोलन में बहुत कम भाग लिया। आपको जानकर हैरानी होगी, केवल नागपुर के ही मजदूर इसमें शामिल हुए, केवल नागपुर के श्रमिक ही, या कहीं इक्का दुक्का कोई मजदूर वर्ग ने इसमें पार्टिसिपेट किया। बता सकते हैं क्या कारण था? क्योंकि उद्योगपति कांग्रेस के नजदीक आ रहे थे। हाँ, क्योंकि कांग्रेस जो थी, कांग्रेस का संबंध, ठीक है, कांग्रेस का संबंध दिन पर दिन उद्योगपतियों के साथ बढ़ता जा रहा था। ठीक है ना, उद्योगपतियों के साथ बढ़ता जा रहा था उनका रिलेशन। क्यों? क्योंकि फंड तो वही देते थे, तो इनका संबंध धीरे धीरे उद्योगपतियों से बढ़ता जा रहा था। कांग्रेस में स्टार्टिंग में ये भी आरोप लगा है कि वो ऊंची जाति और पैसे वालों की पार्टी थी। आप इतिहास में देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, इसमें भी आप देखेंगे, आपके नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें भी आपको पता चलेगा कि कांग्रेस पर स्टार्टिंग से ही ये आरोप लगा है कि वो ऊंची जाति और उद्योगपतियों की पार्टी थी। तो स्टार्टिंग में इसका पहला अधिवेशन हुआ था, ठीक है, महाराष्ट्र में, तब भी उस अधिवेशन में भी केवल उच्च वर्ग के लोग ही शामिल थे। निम्न वर्ग के लोग कब शामिल हुए? जब गांधी जी का इस पार्टी में प्रवेश हुआ। ठीक है, समझ में आ गई बात इतनी? यस मैम। Yes, ma'am. तो श्रमिक वर्गों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि उनको लगता था कांग्रेस उद्योगपतियों की पार्टी है। ये क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं औरतों का। औरतों का क्या? हाँ, औरतों ने क्या किया इस आंदोलन में? औरतों ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया। आपने फोटोज देखे होंगे इस यात्रा के, देखे महिलाओं ने, स्त्रियों ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये ऐसा आंदोलन था पहला जिसमें औरतों ने बराबर पार्टिसिपेट किया। ठीक है, आप इस आंदोलन की जब तस्वीरें देखेंगे तो गांधी जी आगे जा रहे हैं, पीछे पीछे कई औरतें भी इस आंदोलन में भाग ले रही हैं। तो इन औरतों ने भी इसमें बहुत
अपनी कह सकते हो भागीदारी निकाली और जुलूस निकाले, और उन्होंने एक काम और किया, पिकेटिंग। इस शब्द को सुना है? हाँ बच्चे, ये क्या है? बोलिए। पिकेटिंग, पिकेटिंग बता सकते हो? नहीं बता पाओगे, चलो मैं बताता हूँ। जो महिलाओं ने इसमें जो पार्टिसिपेट किया, उन महिलाओं ने जुलूस निकाले, रैलियां निकाली। और पिकेटिंग का मतलब होता है जो शराबों की दुकान होती है उनके पास धरना देना और शराब की दुकान को ना खुलने देना। तो इस आंदोलन में इन औरतों ने पिकेटिंग की, यानी शराब की दुकानें खोलने से मना करवा दिया कि अब कोई शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। तो उस कार्यक्रम में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो हमें ये पता चल गया इन लोगों ने हमें भाग लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे? सीमाएं। किन लोगों ने भाग नहीं लिया? अभी तो हमने क्या पढ़ा? बोलो, क्या पढ़ा? किन लोगों ने भाग लिया? किन लोगों ने भाग लिया। अब हम पढ़ेंगे किन लोगों ने भाग नहीं लिया। इन्होंने बिल्कुल इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। तो उसके लिए क्वेश्चन आता है, तब इन्हें अवज्ञा आंदोलन की क्या सीमाएं थी? क्या सीमाएं? सीमाएं मतलब क्या रुकावटें थी? ये असहयोग आंदोलन की तरह पूरी तरह से क्यों इतना विस्तृत रूप नहीं ले पाया? ठीक है ना? तो ये वाला टॉपिक हम बच्चे कल पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? यस मैम। Yes, ma'am.